नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसमें से नो डाउट 10 से 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज का वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक से देखते हो, तो आपके जो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म होने वाले हैं। तो ये तो रही अपनी वीडियो के बाद। उसके बाद दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग आज से एक न्यू बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, और इस न्यू बैच के अंदर हम लोग आपको ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को देने वाले हैं। तो न्यू बैच में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव की जो क्लास होगी ये आप लोग को इस बैच के अंदर रोज़ 5 बजे शाम को देखने को मिलेगी, और जो सब्जेक्टिव की क्लास होगी ये आप लोग को सुबह हमें 6 बजे डेली के डेली देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग क्लास 10th के अंदर हो तो आप लोग को शाम को 5 बजे ऑब्जेक्टिव की क्लास और सुबह में 6 बजे आप लोग को सब्जेक्टिव की क्लास कर लेनी है। इसकी तैयारी भले ही आपकी जैसी ही तैयारी हो चुकी हो, लेकिन इसको अगर आप लोग करते हो तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग के लिए लाइव क्लासेस भी 2024 में चलाया जाएगा, और ये जो लाइव क्लासेस है ये आप लोग को 15 जुलाई का से चलाया जाएगा। तो आज जो अपना डेट है वो है 13 जुलाई, यानी कि आज से 2 दिन बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे लाइव ही करेंगे। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद चलिए देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। तो आज के वीडियो का जो अपना पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और ये सारे साइंस में आप लोग देख सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितना कि पहले वाला था। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम रहते हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए 3 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है उसके बराबर होता है v/u, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग इसे भी ध्यान से याद रखोगे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने यानी कि दाढ़ी वगैरह और केस वगैरह कटवाने के लिए हम लोग जिस दर्पण का यूज करते हैं उसका नाम है अवतल दर्पण। तो किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो अगर कोई आँख है उसमें दूरदृष्टि दोष हो चुका है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष का उपचार करते हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है उसके अंदर जो संबंध होता है वो होता है R इज इक्वल टू 2f। ठीक है, R इज इक्वल टू 2f होता है, और यहाँ से अगर आप लोग f निकालोगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोई लेंस है उसके द्वारा जो भी आवर्धन उत्पन्न होता है तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से याद रखोगे कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि वो आवर्धन मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इन चारों में से जो उत्तल लेंस है
है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और जो अवतल लेंस है इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे कि उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और साथ ही आप लोग ये याद रखोगे कि जो उत्तल दर्पण होती है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऋणात्मक को हम लोग कहते हैं माइनस और धनात्मक को हम लोग कहते हैं प्लस। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ये होती है माइनस में। यहाँ पे अवतल पूछा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं ये 3 प्रकार के नाम होते हैं। पहला होता है पारभासी, दूसरा होता है अपारभासी और पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है प्रभासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो यह है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो अगर कोई सामान्य नेत्र है तो उसके लिए दूर बिंदु अनंत होती है, यानी कि अगर आप लोग अनंत पे भी कोई सामान रख दोगे तो वो उसे आसानी से देख पाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब जो अपना 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रिज्म का उपयोग करना होगा, यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर वो ये है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर उत्तल लेंस होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसे याद रखोगे कि कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें जो रेटिना वाला भाग होता है उसी पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को, तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या करता है, तो दिखाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें क्वेश्चन ये था कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता था। तो हमने उत्तर दिया था कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में मैंने वहाँ पे भी बताया था कि अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और अगर दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें किया जाता है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे निकट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि इंद्रधनुष के बनपट में सबसे अधिक झुकाव किसका होता है। तो अगर आप लोग इंद्रधनुष को देखोगे तो उसके जो वर्णपट होता है उसमें सबसे अधिक झुकाव बैगनी होता है, यानी कि सबसे अधिक झुका हुआ जो कलर होता है वो बैगनी होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना कि बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो अपना 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक होता है क्या, तो उसका एसआई मात्रक होता है ओम। और ओम को दिखाते कैसे हैं, तो ओम को इस प्रकार से दिखाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। साथ ही आप लोग ये याद रखिएगा कि एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, कुलम्ब होता है किसका, तो कुलम्ब होता है आवेश का एसआई मात्रक, और ओम तो अभी पता है ही है कि ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अपना ये है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आप लोग ध्यान से इसे याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और एम्पियर किसका होता है और ओम किसका होता है, ये तो आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो धारा मापने वाला यंत्र होता है उसे हम लोग आमीटर कहते हैं, और जो वोल्ट मीटर और जो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Fe यानी कि लोहा की परमाणु संख्या कितना है।
तो Fe यानी कि लोहा, तो जो लोहा होती है उसकी परमाणु संख्या होती है 26। आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, तो 26 होता है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित यानी कि जिंक से लेपने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्वेल्वेनीकरण। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ग्वेल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो जब भी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप बनता है लवण। क्या बनता है, उसके फलस्वरूप लवण बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अपना 25 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की कमी क्या कहलाती है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की कमी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि ऊष्मा की कमी हो तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की अगर बढ़ोतरी हो यानी कि ऊष्मा की अधिकता हो तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो अगर ऊष्मा बढ़े तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और अगर ऊष्मा की कमी हो तो उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दही का जमना किस प्रकार का अभिक्रिया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दही का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो दही का जमना होता है ये एक प्रकार की किण्वन अभिक्रिया होता है। तो आप लोग को याद रहेगा कैसी अभिक्रिया होती है, किण्वन अभिक्रिया होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है, एक मिनट, जो जिस टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है वह कैसा होता है। तो हम लोग दांत को साफ करने के लिए जिस टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो होता है क्षारीय टूथपेस्ट। तो आप लोग याद रखो ये कैसा टूथपेस्ट होता है, क्षारीय टूथपेस्ट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो कोई विलयन है अगर वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब वो विलयन कैसा है, तो वो विलयन अम्लीय है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो 5 ही एक ऐसा संख्या है जो 7 से छोटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर कोई विलयन ऐसा हो जो लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता हो, इसका मतलब वो विलयन कैसा है, तो वो विलयन भस्मीय है। और भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या होता है। तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका आयुपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो अपना 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पीतल क्या है। तो क्वेश्चन यह है कि पीतल क्या है। और जो पीतल होता है ये एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। तो आप लोग याद रखोगे कि पीतल क्या है, तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को। तो जो अपना 31 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अगर धातु के बारे में पूछा है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो आपका आंसर होगा पारा। कि पारा वह धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। और क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा अधातु, यहाँ पे धातु पूछा है तो हम लोग ने पारा जवाब दिया है। और क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर अधातु पूछे तो हम लोग आंसर देंगे ब्रोमीन, और धातु पूछे तो हमारा आंसर होगा पारा। ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है। तो जिस सोने से आभूषण बनता है यानी कि गहने बनते हैं वो होता है 22 कैरेट का। और जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने वाला होता है 22 कैरेट का। इसमें 2 कैरेट पीतल या फिर तांबा मिलाया जाता है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीला तोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो तूतिया होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O। तो आप लोग याद रखोगे क्या होता है, CuSO4 5H2O। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो जो बेंजीन होता है उसका अणुसूत्र होता है C6H6। तो ये को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन का C6H6। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सल्फर के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो जो सल्फर होती है इसकी परमाणु संख्या होती है 16 और इसके जो 12 कक्षा होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग याद रखोगे कि सल्फर के 12 यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। तो जो अपना 36 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो जो आवर्त सारणी होता है उसके शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हीलियम को आप लोग याद रखना है कि ये क्या है, तो ये शून्य समूह का तत्व है, साथ ही ये अक्रिय तत्व भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए CO2 गैस, H2O यानी कि जल, और क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश, इन चारों की आवश्यकता होती है, यानी कि इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 नंबर वाला लघुत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो जो अमीबा जीव होता है ये काफ़ी छोटा सा जीव होता है और ये अपने भोजन को कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हारनाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो जो हारनाल का सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत। नाम तो इसका है छोटी आंत लेकिन ये सबसे लंबा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ ही आप लोग इसे याद रखोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो जो पत्ती होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखोगे, किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है और वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा गया है तो जो भी फोकस दूरी दी गई है उसमें आप लोग को 2 से गुना करना है। तो फोकस दूरी यहाँ पे 10 ये दिया गया है, तो 10 में अगर आप लोग 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो जो फोटोग्राफी का कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग याद रखोगे कि उत्तल लेंस क्या होता है, फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है। साथ ही ये भी याद रखोगे कि आँख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है। तो जो मानव का आँख होता है उसके अंदर भी उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जो जो उत्तल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जो अवतल दर्पण होता है इसमें वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा सभी आकार का प्रतिबिंब बनता है। और जो समतल दर्पण होता है इसमें हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का जो लाल वर्ण होता है यानी कि लाल कलर होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखोगे। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का होता है और सबसे अधिक लाल होता है। आप लोग ये दोनों याद रखोगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। तो जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक नीले रंग जो है वो सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। और यही कारण है कि हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, तो नीले कलर का दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखोगे कि नीला कलर क्या होता है, सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए जो अपना 46 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है। तो जो मानव नेत्र होती है उसके लिए दृष्टि अस्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। यानी कि कोई सामान अगर आपके सामने से हटा भी दिया जाए तो 1/10 सेकेंड तक आप लोग को वो समय 1/10 सेकेंड तक आप लोग को वो सामान दिखता ही रहेगा, वो वस्तु आपके आंखों में दिखता ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग इसे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जो लघु पथन के समय होता है उसमें विद्युत धारा के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो लघु पथन के समय प्रतिरोध का मान होता है ये बहुत अधिक घट जाता है। तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है, और जो विद्युत धारा का मान होता है ये बढ़ जाता है। ये दोनों आप लोग याद रखोगे।
रखोगे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है और विद्युत धारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर क्या होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। कैसी धारा होती है, तो 220 वोल्ट की होती है और प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये आप लोग याद रखोगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए 49 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो जब भी कोई चालक तार से विद्युत धारा यानी कि करंट जाता है तो उस समय जो गतिशील कण होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से आप लोग याद रखोगे। अब जो अपना 50 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं और यहाँ पे मैंने गलती टिक कर दिया था। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी और सी को देखो तो दोनों आप लोग को सेम ही लगेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है और बी रॉन्ग है क्योंकि बी है वोल्टामीटर और सी है वोल्टमीटर। तो थोड़ा थोड़ा अक्षर से भी आपका गलती हो सकता है, जैसे कि मैं अभी गलती टिक कर दिया था लेकिन बाद में देख लिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 51 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो इन चारों में से अगर हम लोग देखें तो NaCl कोई भस्म नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का लवण है। तो इन चारों में से कौन है, NaCl एक प्रकार का भस्म नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जो जिंक ब्लेड होता है ये किसी और नहीं बल्कि जिंक धातु का ही अयस्क होता है। तो ये किसका अयस्क होता है, जिंक का अयस्क होता है। आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इन चारों में से जो है ये चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, मतलब कि सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इन चारों तत्वों में से जो फ्लोरीन होती है इसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग याद रखोगे कि फ्लोरीन की सब आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्बन क्या है। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि पीतल क्या है, तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, उसी प्रकार जो कार्बन होता है ये एक प्रकार का अधातु होता है। तो कार्बन अधातु होता है, आप लोग आराम से याद रखोगे, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि अधातु की प्रकृति क्या होती है। तो जो अधातु होती है उसकी प्राकृतिक होती है विद्युत ऋणात्मक और जो धातु होती है उसकी प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक। तो धातुओं की प्राकृतिक धनात्मक और जो अधातु होती है उनकी होती है ऋणात्मक। और यहाँ पे अधातु नहीं धातु ही पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मैं रॉन्ग बता रहा था तब से। तो अगर अधातु पूछे तो विद्युत ऋणात्मक और धातु पूछे तो विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो आप लोग देखोगे तो इन चारों में से अगर आप लोग देखोगे तो जो सोडियम धातु होता है इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो केरोसिन तेल में किसको डुबा करके रखा जाता है, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो जो एलपीजी गैस होता है इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन और एलपीजी गैस से हम लोग क्या करते हैं तो घर में भोजन बनाते हैं यानी कि खाना बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आप लोग देखिए 59 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो जो कार्बन होती है इसकी संयोजकता 4 होती है और अगर आप लोग को संयोजकता निकालने नहीं आता है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हो कि संयोजकता किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो इन चारों में अगर हम लोग देखें तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है, यानी कि इनमें से सभी कार्बन के अपरूप है। तो आप लोग याद रखोगे कार्बन के अपरूप कौन कौन है। तो कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 60 और 60 दो बार ही टाइप हो गया है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो किसका पौधा चुना था, मटर का चुना था। आप लोग याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीन शब्द किसने
प्रस्तुत किया। तो ये जो शब्द है जीन, इसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे जोहानसन। किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो जो मानव हृदय होता है उसका औसत प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि पौधों में पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें पानी का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं उसके अंदर भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। तो भोजन पूछे तो क्या देंगे आंसर? फ्लोएम। और अगर पानी का स्थानांतरण पूछे तो हम लोग देंगे जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी कि भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर भोजन के बारे में पूछे तो हम लोग देंगे आंसर क्या? फ्लोएम। और अगर जल के बारे में पूछे तो हम लोग आंसर देंगे जाइलम। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर जल के बारे में पूछता तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता। जो अपना 65 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि रक्त यानी कि ब्लड क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो रक्त होता है ये एक प्रकार का उत्तक होता है। और ये कैसा उत्तक होता है? तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जितना छोटा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि रक्त एक उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये उनके पत्तियों वाली भाग में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसे ध्यान से याद रखोगे। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 नंबर, वो ये है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन एक अलैंगिक जनन का विधि है और इसके द्वारा जो जनन होता है ये होता है ईस्ट में। तो ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? और इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी किया था, ये क्वेश्चन दोबारा से डाला गया है। तो जो आवर्त सारणी होते हैं उसके शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम। और हीलियम साथ ही में क्या होता है? तो हीलियम साथ में अक्रिय तत्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो इन चारों में अगर हम लोग देखें तो H2SO4, HCl और HNO3 ये तीनों क्या है? तो प्रबल अम्ल है, यानी कि इनमें से सभी प्रबल अम्ल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब जो अपना 70 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो जो सोडियम होती है उसकी संयोजकता होती है 1। और मैंने पहले ही बताया था कि संयोजकता वाली एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर के देखिए कि संयोजकता किसे कहते हैं। और अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हो तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हो। अपना जो 71 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो इन चारों में से जो सोना होती है क्या होती है? सर्वाधिक तन्य होती है। तो आप लोग याद रखोगे कि सोना क्या होती है? सर्वाधिक तन्य होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है तो उससे आप लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और किसी भी चीज़ को खींचकर तार के रूप में बनाना ही क्या कहलाता है? तो तन्यता कहलाता है। और सोने की तन्यता सबसे अधिक है। तो इतनी ज़्यादा अधिकता है तन्यता कि बस आप लोग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 73 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक बंधन है? तो इन चारों यौगिक में अगर हम लोग देखें तो HCl जो होता है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो होता है ये होता है सहसंयोजक बंधन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? और ये क्वेश्चन को मैंने शायद शुरुआत में ही किया था कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमने देखा था कि वोल्ट होता है। और ओम का एसआई मात्रक, ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और जो एम्पियर होता है ये किसका होता है? तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और वाट होता है शक्ति का एसआई मात्रक। तो चारों आप लोग याद रखोगे, वाट होता है शक्ति का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, वोल्ट होता है विभवांतर का, और ओम होता है प्रतिरोध का।
नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो जो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है ये होता है कि P इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और R3। तो आप लोग देखिए कि R1 का मान कितना दिया गया है, तो R1 का मान दिया गया है 2 ओम और R2 का मान दिया गया है 3 ओम और R3 का मान दिया गया है 6 ओम। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ये होगा 11 ओम। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ देना है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 76 नंबर, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन है। तो इन चारों में से जो लकड़ी, LPG और CNG ये तीनों ही ईंधन है, यानी कि तीनों को जला करके इससे खाना बनाया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो यह है कि क्षण चुंबक की चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। तो जो क्षण चुंबक होती है उसकी चुंबकीय रेखा, चुंबक के बाहर जो उसकी चुंबकीय रेखा होती है ये होती है उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, यानी कि N2S। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि क्षण चुंबक के अंदर चुंबक की चुंबकीय रेखा क्या होती है। तो पिछला वाला क्वेश्चन था कि क्षण चुंबक के बाहर चुंबक की चुंबकीय रेखा क्या होती है, और इसमें पूछा गया है कि क्षण चुंबक के अंदर। तो अगर बाहर पूछे तो बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण, और अगर अंदर पूछे तो ठीक इसके उल्टा, यानी कि दक्षिण से उत्तर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण से ऊपर, यानी कि S2N, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धार यानी विद्युत में तार यानी कि गर्म तार का रंग कैसा होता है। तो जो गर्म तार का रंग होता है वो होता है लाल कलर का। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा। नेक्स्ट जो अपना 80 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि ठंडे तार का रंग कैसा होता है। तो ठंडे तार का जो रंग होता है वो होता है काले कलर का, और गर्म का कैसा होता है, तो लाल होता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो में। होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया या फिर आप लोग को ना पसंद आया। तो नेक्स्ट को अगर आप लोग को चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्योंकि लाइव वगैरह भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग को ये वाला पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पर आप लोग को इसका पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में, यानी कि 0 रुपये में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।